गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे बैंड थ्योरी की। अब ये बैंड थ्योरी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बैंड सिद्धांत या ये कहें बैंड थ्योरी किस विषय में दी गई थी। तो हमने पीछे एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तो इनको कंप्लीट किया था। इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एक बैंड थ्योरी भी है। इस बैंड थ्योरी में क्या कि बैंड थ्योरी ने भी इन चालक, कुचालक और अर्धचालकों को बहुत अच्छे से समझाया। अब इसके अकॉर्डिंग इनको कैसे समझाया जा सकता है, देखो जो भी ठोस होते हैं, जितने भी सॉलिड है, इन सॉलिड में दो टाइप के बैंड होते हैं। एक बैंड जिसको हम वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बैंड जिसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब संयोजकता बैंड, पहली बात। एंड सेकंड, दूसरा जो बैंड होगा उसको हम कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। अब कंडक्शन नाम लिखने से समझ में आ रहा होगा कि इसको कंडक्शन लिखा गया, इसका मतलब चालक का काम यही करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, चालक बैंड। अब देखिए, सॉलिड में ये दोनों बैंड अपने अपने तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। अगर सॉलिड आपका कंडक्टर है तो इसमें व्यवस्थित होने का तरीका अलग होगा। अगर आपका नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इनका अरेंजमेंट का तरीका कुछ और होगा, और सेमीकंडक्टर तो इनके अरेंजमेंट का तरीका कुछ और होगा। ठीक है, तो बात है यहाँ पर वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। बैंड कैसे, वैलेंस बैंड सॉलिड का वो बैंड है जहाँ पर इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्टली कौन रहेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड मोस्टली अपने खाली बैंड होते हैं, जो चालकता को शो करते हैं, जो चालकता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये होगा कि वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से अगर कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए तो वो फ्रीली वहाँ पर मूव करेंगे, और फ्रीली इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगेगा तो वो क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, विद्युत का चालन करने लगेगा। अगर वो इस वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में ना पहुंच पाया तो वो नहीं कर पाएगा, वो चालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हमें समझाना है, किसके लिए, कुचालक, चालक और अर्धचालक के लिए। तो फर्स्ट हम लेते हैं किसको, कंडक्टर। कंडक्टर के हम क्या लिखेंगे, कंडक्टर में क्या बताना है। कंडक्टर में जो आपका वैलेंस बैंड है, कौन सा, वैलेंस बैंड, जैसे हम ये हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक है, और दूसरा हमारा कंडक्शन बैंड है। अब इन दोनों बैंड एक दूसरे में, दूरी की तो बात दूसरी है, इन आपस में इनके बीच में कुछ दूरी होगी, इनके बीच में कुछ गैप होगा। बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, वैलेंसी बैंड मतलब आपके संयोजकता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे को युग्मित कर जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से इनके बीच में एक और क्षेत्र बन जाता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। और इसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के आसानी से मूव करने की वजह से, गति करने की वजह से ये क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम से क्या कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर पाते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहेंगे, कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसमें होगा क्या, वापस से देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते। ओवरलैप करने से क्या होगा, ये बीच में एक आंशिक क्षेत्र बना लेते, और इस आंशिक क्षेत्र में, ठीक है, ये जो आपका पार्शियल एरिया है, इस पार्शियल एरिया में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त गति होगी, उस वजह से क्या होगा, ये विद्युत का चालन आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो लिखेंगे हम किसके लिए, कंडक्टर के लिए। लिखना कंप्लीट है। नंबर 2, इंसुलेटर। इंसुलेटर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुचालक। ऊपर वाला आपका चालक था, ये हम पढ़ेंगे कुचालक को। कुचालक, और अब कुचालक के लिए बैंड थ्योरी क्या कहती है, ये आपका बैंड हो गया कंडक्शन। कंडक्शन मतलब चालक बैंड। ठीक है, ये आपका बैंड हो गया वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड का मतलब संयोजकता बैंड। तो यहाँ पर संयोजकता बैंड है, तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कब
इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कब फ्री हो और कब वहाँ पर जाकर क्या कर पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए उनको कंडक्शन बैंड में जाना ज़रूरी है। उसी समय क्या कर पाते हैं, फ्री मूव कर पाएंगे। लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर कुछ चालकों में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस गैप एरिया को पार करके कहाँ न जा पाएंगे, कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाएंगे, जिससे वो फ्री नहीं होंगे। और जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो चालन नहीं कर पाएंगे। फिर से देखेंगे क्या लिखेंगे, वैलेंसी बैंड जो है उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड जो संयोजक चालक बैंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, इन दोनों के बीच में जो स्थान होगा वो अत्यधिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड संयोजकता बैंड को छोड़कर कहाँ नहीं जा पाते, चालक बैंड तक नहीं जा पाते, और इस वजह से क्या नहीं कर पाते, विद्युत का चालन नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। नंबर 3, ये आपका है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या करना है, अर्धचालकों में ये तो आपका हो गया कंडक्शन बैंड, पूरा लिख लेंगे, और ये आपका हो गया वैलेंसी बैंड। डायग्राम से समझ में आ रही होगी बात। देखो क्या समझ में आया होगा, यहाँ पर तो हमने देखा था गैप बहुत ज़्यादा है, जो इनके बीच का मध्य स्थान है, ये मध्य स्थान बहुत अधिक होने की वजह से जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ नहीं जा पाएंगे, कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाएंगे, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड और चालक बैंड के मध्य जो गैप एरिया है वो एरिया बहुत कम होता है, और इस गैप एरिया इतना कम है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि देखो इसने चालक की तरह एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर पाए, और कंडक्शन की तरह इसमें बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है। मतलब जब तक सामान्य कंडीशन है, जब तक कंडीशन नॉर्मल है, तब तक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा पा रहे आसानी से, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर हम इस पर कोई आउटर कंडीशन डाल दें, मतलब इनमें टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, और जरा सी एनर्जी बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे आसानी से, वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड पहुँच जाएंगे। और इस वजह से ये क्या कर पाते हैं, जब इनमें कंडीशन को हम बदल देते हैं, जब इनका ताप बढ़ाया जाता है, उस कंडीशन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और एक किसका काम करने लगेंगे, एक चालक का काम करने लगेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सामान्य अवस्था में तो हमें पता है, सामान्य अवस्था में किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही इनका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं, ये चालक बन जाते हैं। तो इससे समझ में आ रहा होगा, सामान्य अवस्था में जो बीच की दूरी है उसको इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पा रहे, पार नहीं कर पा रहे, इस वजह से किसका व्यवहार कर रहे हैं, कुचालकों का। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, उनको गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन किसको पार कर जाते हैं, वो वैलेंसी बैंड से कूदकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का चालन करने लगते। तो सिंपल सी थ्योरी थी जिसको मैं आसानी से समझ लिया, और इसको अब अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, जैसा अच्छे से समझ में आया उतना अच्छे से इसको लिख देंगे। ओके, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की व्याख्या करेंगे, मतलब उसके चुंबकीय गुणों की। चुंबकीय गुणों की बात करने से पहले हमें एक चीज़ को समझ लेना है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दो प्रकार की गतियाँ पूर्ण करता है। इन गतियों में एक तो आपकी कक्षीय गति और दूसरी कौन सी होगी, अक्षीय गति। एक ऑर्बिटल मूवमेंट और दूसरा एक्सियल मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन के साथ साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ क्या करता है, ये अपने एक्सिस मूवमेंट को भी पूरा करता है, मतलब अपने अक्ष पर भी लगातार घूमता रहता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी कोई इस इलेक्ट्रॉन के आसपास कोई आवेशित कण घूमता है,
जब इसके आसपास कोई आवेशित कण घूमेगा उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके चुंबकीय गुण है, उन चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने लगेगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। अब इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जो चुंबकीय गुण होंगे, इनको हम लिखते हैं किससे, मैग्नेटिक मोमेंट से, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को हमने पढ़ रखा है, शायद 9th चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था, जिसका रिवीजन हमने चला रखा है। इसका रिवीजन हम पूरा भी करेंगे, लेकिन एक दो 3 टॉपिक जो रह गए हमारे, इनको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में मैंने नीचे पढ़ रखा है, जो चुंबकीय गुणों से जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हमने लिखा है, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, पहले तो इसको म्यू से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, √n × n+2, पढ़ा होगा, अच्छे से याद होगा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो इकाई है, वो इकाई हमने किस में पढ़ी थी, BM, बोर मैग्नेटोन के अंदर पढ़ा था, याद आ रहा है। हाँ, तो अब इसी चुंबकीय आघूर्ण को देखते हुए और इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्हीं चुंबकीय प्रवृत्ति और इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए सॉलिड को 5 टाइप में डिवाइड। हाँ, तो चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार से, 5 प्रकार। उसमें पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, फिर फेरो, फिर एंटी फेरो एंड फाइनल फेरीमैग्नेटिक। उसी तरह हिंदी में भी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरोचुंबकीय, एंटी फेरो और फेरी चुंबकीय, ठीक है। जो ऊपर वाले 2 हैं, इन 2 को हम अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में हमने पीछे भी खूब पढ़ा है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय हम किसको कहते हैं, प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जो, देखो इधर लिखा हुआ क्या, प्रतिचुंबकीय वे होंगे जो चुंबकीय क्षेत्रों में प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को जो रिपेल करते हैं, वो ये आपका डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रॉन्स सारे होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन इन पेयरिंग फॉर्म में होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं, मतलब इनके युग्मित पाए जाते हैं। और इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, अयुग्मित कंडीशन में नहीं है, मतलब अनपेयर कंडीशन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और इस वजह से इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है, जो हमने पीछे भी देखा, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण कैसा प्राप्त होता है, ये शून्य प्राप्त होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। मतलब ये क्या होंगे, ये मैग्नेट के लिए बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते, ये चुंबक के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं दिखाते। सेकंड को, दूसरे को भी हम अच्छे से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वे होंगे जो चुंबक को आकर्षित करते होंगे, या हम इसमें लिखेंगे वही, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन को शो करते हैं। कारण इसका जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स है, जो सभी इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर नहीं है, इन नॉट कंडीशन इन पेयर कंडीशन, वो पेयर कंडीशन में नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर फॉर्म में मिलते हैं, एटलीस्ट 1 भी हो सकता है अनपेयर फॉर्म। इलेक्ट्रॉन किस में होगा, अनपेयर फॉर्म में होगा, मतलब वो क्या भी हो सकता है, उनमें लगभग कम से कम एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अयुग्मित होना चाहिए। वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। और साथ ही इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या नहीं होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट शून्य नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 से कुछ एक्स्ट्रा होगा, 0 से कुछ बड़ा होगा, ठीक है, वो मिलेगा हमें। तो इसी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो सीधी सी बात है, पैरामैग्नेटिक वो हो गए जो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट क्या नहीं होते, पेयरिंग फॉर्म में नहीं होंगे, पेयरिंग कंडीशन में नहीं है। और साथ ही इसके लिए हम लिखेंगे अनपेयर फॉर्म में कम से कम क्या मिलना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें करना है किसमें, पैरामैग्नेटिक में। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इसमें तो हम लिख सकते हैं जैसे आपका NaCl। अब NaCl जब आपका बनता है कंपाउंड, तो इसमें Na+ और Cl- दोनों आपस में मिल जाते हैं, और एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं छोड़ते,
अनपेयर फॉर्म में नहीं छोड़ते। अगर क्रिस्टल की बात करें सॉलिड्स में आपके, तो Cu+2 और Fe+3 जैसे क्रिस्टल तैयार होते हैं। इन क्रिस्टल्स में क्या पाया जाता है, पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है, मतलब ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित कर पाते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 को हम समझेंगे। नंबर 3, 4 और नंबर 5, जो 3, 4, 5 है आपका फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोफेरी। इनको समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात को समझना होगा। क्या? इसको समझने से पहले हम बात करेंगे जो आपके मेटल्स होते हैं। इन मेटल्स में जो मेटल्स आयन होते हैं, मेटल आयन, इन मेटल्स में जो मेटल आयन होते हैं, ये मेटल आयन छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ये छोटे छोटे जो धातु आयन होते हैं छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। और ये छोटे छोटे ग्रुप क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डोमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोमेन। तो इन्हीं डोमेन के बेस पर हमने किसको डिवाइड किया? फेरो, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक। इनके तीनों के आधार पर इन तीनों को हम अलग अलग व्यवस्थित कर देंगे। तो सबसे पहले आपको लेकर आते हैं हम नंबर 3, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक, जिसको हम फेरो चुंबकीय के नाम से जानते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या करना है? देखो, फेरोमैग्नेटिक वे होंगे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड को देखो, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते थे? प्रतिकर्षित करते थे केवल मात्र। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते थे? आकर्षित करते थे। ये क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रोंगली, प्रबलता से आकर्षित करते हैं। ये प्रबलता से आकर्षित करेंगे। ठीक है, जैसे इनका चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए, मतलब अब इन पे चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जैसे हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र हटाया तो ये स्वयं भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएंगे? चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। इसमें ये भी इंक्लूड करना है कि ये आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे? फेरो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें लिख देना फेरोमैग्नेटिक के लिए इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? इट शैल बिहेव लाइक ए मैग्नेट आफ्टर रिमूव ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और हिंदी मीडियम में हम इसको लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी स्वयं किसकी भांति व्यवहार करते हैं? मैग्नेटिक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? या ऐसे जो मटेरियल्स होंगे, ऐसे मटेरियल्स को हम फेरोमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं, फेरो चुंबक के नाम से जानते हैं। अब बात रही हमारी जो हमने पीछे कहा था ऊपर डोमेन की। डोमेन को हमें इसमें कैसे समझना है कि डोमेन को क्या समझाएगा हमें? डोमेन के लिए हम कहेंगे देखो, जो डोमेन होते हैं उसके लिए हमने कहा था कि जो मेटल आयन होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। इनको हमने क्या कहा था? डोमेन के नाम से जाना था। ठीक है, अब इन डोमेन्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनकी जो व्यवस्था होती है उनकी व्यवस्था के आधार पर देखते हैं। कैसे? जो आपका फेरो चुंबकीय है, मैग्नेटिक फील्ड से पहले इनके जो डोमेन होते हैं, जैसे डोमेन को हम इलेक्ट्रॉन से समझ लेते हैं, इनके जो डोमेन के अंदर धातु आयन होते हैं, ये आयन अस्त व्यस्त कंडीशन में पड़े रहते हैं। मतलब कोई सीधा होगा, कोई उल्टा होगा, कोई किधर होगा, कोई किधर होगा। ठीक है, इन छोटे छोटे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। लेकिन जैसे इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सभी एक दिशा में होते हैं। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, सभी इलेक्ट्रॉन का घूर्णन एक ही दिशा में हो, तो वो क्या करेगा? प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करने लग जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट हायर मिलेगा, सबसे अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि सभी का घूर्णन एक ही दिशा में। कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन का घूर्णन ऐसा नहीं है जो क्या कर पाए? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाए, एक दूसरे को ख़त्म कर पाए। ठीक है, तो हम इन डोमेन्स को इन इलेक्ट्रॉनों के छोटे छोटे ग्रुप से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 में हमने देखा किसको? एंटी फेरो को। ये एंटी फेरो को हम कैसे समझेंगे? इसी को हम इसी डोमेन से समझ लेते हैं। फेरो में तो हमने देखा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे के सारे का जो डायरेक्शन, जो मोशन डायरेक्शन होगा, जो घूर्णन होगा, वो एक ही दिशा में आ जाता है और इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर पाते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट भी इनका क्या मिलता है? हायर, सबसे अधिक मिलता है। दूसरा प्रतिलोम चुंबकीय। अब इनमें क्या होता है
इनमें जब जैसे इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके जो डोमेन होंगे वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि कंप्लीट अगर इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट तैयार करें तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। देखो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया, इन दोनों ने इन दोनों को ख़त्म कर दिया, इसने इसको ख़त्म कर दिया, मतलब कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0। सारे डोमेन इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं जिससे इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, नष्ट कर देता है, और इस वजह से क्या नहीं कर पाते, चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित नहीं कर पाते। ये प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, स्ट्रॉन्गली रिपल्सन शो करते, रिपल्सन को शो करते हैं। तो ये किस में कर देंगे हम, फेरो मैग्नेटिज्म के लिए। लास्ट आपका नंबर 5 जिसको हमने किससे पढ़ा है, फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म आपका एक अलग टाइप है जो ना तो ये है और ना ये है। इसमें जो डोमेन साइड होगी उस डोमेन साइड को कैसे समझते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म में इनमें जो डोमेन होंगे वो डोमेन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि ना तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाते हैं, ठीक है, और ना कंप्लीटली वो एक डायरेक्शन में रह पाते हैं। देखो अगर इसने इसको कैंसिल किया, ये 2 सीधे आ गए, 3 सीधे आ गए, फिर एक वापस से कैंसिल कर रहा है, फिर एक वापस सीधा आ गया। मतलब अगर इनका कंप्लीट देखें तो कंप्लीट में 1 2 3 4 5 की घूर्णन सीधे, और 1 2 इनमें जो है इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब इनका कंप्लीट जब हम नेट मूवमेंट निकालना चाहे, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहे, तो वो क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या कर पाएंगे, चुंबक के प्रति दुर्बलता से आकर्षित हो पाते हैं, ठीक है। तो इनमें इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं हो पाता, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा। तो अब ये आपके हो गए 5 टाइप। फिर से इनको एक बार समझ लेते हैं। देखो प्रति चुंबकीय के लिए हमने क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो कंडीशन ये है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। पर ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बलता से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल हमने इसका दे दिया था, पैरामैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड को दुर्बलता से आकर्षित करते हैं, प्रबलता से नीचे आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सारे क्या नहीं होते, युग्मित अवस्था में नहीं पाए जाते, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर फॉर्म में मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने इसके कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 से हायर देन आएगा, 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिए हमने लिख दिए थे। उसके बाद नंबर 3 आपका फेरोमैग्नेटिक, जिसके लिए कहा था कि मेटल आयन छोटे छोटे ग्रुप बनाकर क्या बनाते हैं, डोमेन तैयार करते हैं। और ये जो डोमेन होते हैं, ठीक है, ये डोमेन अपने मैग्नेटिक मूवमेंट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट और रिपल कर पाते हैं। देखो जैसे फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक में अगर आप डोमेन अरेंजमेंट देखें, जैसे इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनका डोमेन अरेंजमेंट क्या होता है, सभी एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। और डोमेन अरेंजमेंट जैसे एक डायरेक्शन में जाएगा तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंटी फेरो में जिसका जस्ट उल्टा रह जाता है। जस्ट उल्टा क्या, इनमें डोमेन इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि कंप्लीट जो नेट आपका परिणामी जो मैग्नेटिक मूवमेंट तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपका नेट होगा वो सबसे हायर होगा। ये क्या कर पाते हैं, स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, क्योंकि एक भी जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन के डोमेन्स होते हैं ये डोमेन्स क्या नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं कर पाते, ठीक है। एंड फाइनल हमने पढ़ा था किसको, फेरीमैग्नेटिज्म को। और फेरीमैग्नेटिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, इनमें जो डोमेन का अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या ना पाए, 0 ना हो पाए, वो नहीं हो पाता, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरीमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये आपके हो गए 5 प्रकार। और इस तरह से लेसन जो आपका है वो लेसन कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लेसन, ठीक है। और इसका रिवीजन होगा
और रिवीजन के जो क्वेश्चन होंगे वो हम साथ साथ में डालते रहेंगे। और साथ में एक बात और भी बता देता हूँ, इन जो नोट्स को हमने तैयार किया इनको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे मैं क्वेश्चन जो डालूंगा वो आप आराम से कर पाए। और साथ ही आपने जो 9th का चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है उस चैप्टर की रीडिंग को भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, खाली समय है, खाली समय का अच्छे से उपयोग लेंगे और अपनी जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छा और बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।